ముచ్చట్లు రాజన్న ముచ్చట్లు అదొకటి సోఫాలు తమాషున్నది ఇల్లు ఎట్లున్నా మంచిగా ఉన్నది బందోబస్తు పోరాడు ఈ మధ్య డుడ్డు ఎత్తున్నావు రాదనా చిన్న చిన్న సరిపోతలేవు అని చెప్పి పెద్ద సోఫాలు కూర్చొని వచ్చి మా పోరాడు తిన్నాం అబ్బా అవు ఏం రాదనా ఎక్కడ పోయినా ఏం కథ బాగానే కూర్చున్నావు బందోబస్తు కానీ జర ముచ్చట చెప్పి ఎక్కడ పోయినామంటారులే ఏం రాకపోతే ఇక మళ్ళీ సంగారెడ్డి జిల్లాకు వచ్చిన సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్కడ అంటే కోయిర్ మొత్తం జలరాజం ఇక ఇక్కడ ఆలుగడ్డ అల్లం వెల్లిగడ్డ చెరుకు ఫేమస్ ఇక్కడ కోయిర్ అంటే కోయిర్ అల్లం అంత రుచిగా మనది ఇక ఊళ్ళలో ఇక పట్టణంకి వచ్చి ఏమంటారు ఇక గలీలలో కోయిరల్లం 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 అంటారు ఇక అట్లా అల్లం ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ ఈ పంటలు చూసుకొని వచ్చి ఉంటాను అనమాట ఎట్లయినా పంటలు చూసి పోతున్నావు రాదన్న ఇక్కడ ఒక యంగ్ లీడర్ ఉన్నాడు పిల్లగాడు చిన్నగా ఉంటాడు బక్క పల్సా ఉంటుంది మంచి మంచి పనులు చేస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కోయిర్ వైస్ ఎంపీపీ ఎండి షకీర్ అలీ అన్న గురించి చెప్పాలంటే ఎంత ఇప్పుడు తక్కువని చిన్న వయసు అన్నది కానీ బందోబస్తు పనులు చేస్తున్నారు రాదన్న జర ముచ్చట పెట్టేసి అట్లనే కొంచెం అల్లం కూడా తెచ్చుకుందామంట అని అడిగి మన పోరాడు అరే సరే మంచిది అని చెప్పి వచ్చినట్టు రా ఇక ఎంపీపీ సార్ మనతోడున్నాడు వైస్ ఎంపీపీ जरा मुझे मिनट ही नमस्ते 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 राजन्ना। अच्छा है सर? अच्छे है, आप कैसे है? अच्छा है सर, आप तो आपका जीवन से अच्छा है, भगवान जीवन से शुक्रिया, थैंक यू। गुजर आए आप यहाँ तक चल के इधर आपका लिए आपका मिलने को आए थे मैं हैदराबाद से, जो बहुत दूर है। जी जी बहुत दूर है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है। एक कोई से कितना होता है? चौरस्ते से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर था नहीं? अरे ऑटो में बैठे थे आधा घंटे आराम से चलको है इधर। जी 8-9-10 मिनट लग जाता है। आपके लिए बात करने के आए थे जी बिल्कुल, कभी भी बात कर सकते। आपको देखते हो डरना सबका दोस्त हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। जरा बोलो सर आपके लिए। मेरा क्या है, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अली है, वाइस एमपीपी कोहिर। जो 19 में जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें मैं इलेक्ट होके आया कोहिर टाउन से। उसके बाद मैं इलेक्ट होने के बाद डायनामिक लीडर श्रीमती डॉक्टर जय गीता रेड्डी की संपत्ति से उनकी हिदायत पर मैं वाइस एमपीपी बना यहाँ पे। ये जहीराबाद तालुका है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। अब इसको तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बोलो या कोहिर का तेलंगाना है, तेलंगाना में तेलंगाना है। शाकिर अली साहब, अब पॉलिटिकल में कब है? इससे पहले अम्मी डैडी पॉलिटिकल में है, ऑफिस पॉलिटिकल में है? राजन्ना पॉलिटिकल तो जो है ना, पॉलिटिकल से पुराना रिश्ता है हमारा। मेरे फादर भी जहाँ यहाँ कोहिर के काउंसलर रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से पुराना रिश्ता है हमारा। उसके बाद मेरे बड़े भाई भी यहाँ से वार्ड मेंबर रहे, उसके बाद कोहिर के एमपीपी बने। उसके बाद फिर मेरा मौका आया, लगभग करीब 30-35 साल के बाद मेरा मौका आया, मुझे मौका मिला। तो मैं इस लोगों की सेवा में और हमेशा प्रजा की सेवा ही मैं अपना धर्म समझता हूँ, कर्मा ही धर्मा है। इसीलिए मैं हमेशा पॉलिटिक्स में रहकर पॉलिटिक्स नहीं करता, बल्कि लोगों की सोशल वर्क और सोशल खिदमत करता हूँ। शाकिर अली साहब जी, आप वो एमपीटीसी पोटी कर रहे थे ना? जी कांग्रेस पार्टी से जी कैनवसिंग करते ना जी। वो टाइम में क्या पूछते थे पब्लिक आपको समस्या? इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में मैं, मेरे बड़े भाई एक्स एमपीपी कोहिर शौकत अली साहब और हमारे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता लीडर्स, मुझे सिंगल फेस को कैंपेनिंग करने का ऑर्डर था। डोर टू डोर सिंगल गया हूँ मैं। जिस तरह अगर यहाँ ये बस्ती में आ गया, यहाँ के बस्ती के 2-4 लोग मैं, ऐसे ही मैं कैंपेन करा और लोग मुझे पहले से जानते थे। हर घर के लोग, हर लेडीज हो जेंट्स हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोशल वर्क करता था, लोगों के दिलों में बसता था और लोग
खुद जो अनदर वार्ड के जो लोग होते थे ओ कि वो मेरे जीतने की आशा रखते थे। हाँ इस वार्ड तो छोड़ दो, ये वार्ड के लोग मेरे को बहुत साथ दिए ओ और लोगों को मैं यही बोल रहा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ठहरने वाला हमेशा वही काम ला सकता है, काम करा सकता है, ओ क्योंकि वो अंदर हाउस के अंदर हो, पंचायत जहाँ भी हो, ओ अगेंस्ट गवर्नमेंट होना, ओ अपोजिशन, तो काम हो सकता है। यानी पूरे एक ही साथ रखेंगे तो ना कोई सुनने वाला रहता, ना कोई बोलने वाला रहता। ओ मैं बोल सकता हूँ, अब मुझे मौका दें, मैं आपका बेटा हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाह रहा, मैं आपका बेटा बनना चाह रहा। ये अच्छा एक नारा था जो लोगों के घर तक मैं अकेला सिंगल फेस पहुंचा। ऐसा मेजर कितना है? मेरे को मेजॉरिटी 313। का पैसा भी खर्च हो गया ना? नहीं, पैसे का कुछ भी नहीं था। वो क्या बोलते वोटर शीशा नहीं, शीशा वो कुछ देता ना पैसा, वोटा को पैसा लोग लगभग राजन्ना इलेक्शन जब मैं डालने के लिए जब आगे आया, लोग चाह के बोल रहे थे कि आप डाल लो शाकिर मियाँ, मौका है आपको, ये मौका है आपके लिए अच्छा, अब आगे आइए। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल ग्राउंड पे भी मैं फुल एक्टिव था उस वक्त, क्योंकि मैं तेलंगाना जो एडिटेशन था 2007 में स्टूडेंट प्रेसिडेंट था। अब्बा और मैं भूल गया, आप कितने तक पढ़े थे? मैं बीकॉम पढ़े तो 15 पास हो गए? पास हैदराबाद में जहीराबाद गवर्नमेंट में पूरा गवर्नमेंट शुरू से। तो 2007 में अच्छा मैं जब बोर्डिंग स्कूल से फिर कोहिर आया था, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना था तेलंगाना टीआरएस पार्टी से। तो उस टाइम से मैं लोगों के बीच आना शुरू हुआ था। उस टाइम में भाई एमपीपी थे यहाँ पे, मैं नया नया आया था, लोगों में मिलना जुलना, मैं जल्दी दोस्त मिल जाता जैसे आप वैसा मैं, चाहे 1 लाख लोग रहें दो सामने, मिल जाता हूँ। तो ये एक अच्छा मेरे को अनुभव रहा यहाँ। ऐसा आपको शादी हो गया फिर? नहीं, अभी है, दुआ करिए इंशाल्लाह। क्या लव मैरिज कर लेता? नहीं तो घर वाला देखे तो कर लेता? नहीं, लव मैरिज नहीं। लव तो क्या है, हमारे पास जो है ना, पहले मैरिज बाद में लव का कॉन्सेप्ट है। तो मैं मेरे फैमिली, मेरे माता पिता, भाई बहन, वो लोग सभी की शादी, यानी एक दूसरे की नहीं बल्कि परिवार की शादी होती है, रिश्ते बढ़ाने के लिए होती है। पहले मैरिज बाद में लव। राइट। शाकिर अली साहब जी, आप वाइस एमपी बन गए कोहिर को जी। बन के बाद क्या काम किए थे? वाइस एमपीपी बनने के बाद मैं तो राजन्ना, मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं, मेरी जो रूलिंग पार्टी है सामने, टीआरएस पार्टी भी जानती है कि मैं हर दिन ग्राउंड में रहता हूँ। अब जैसे मेरे काम वगैरह हो, मैं जीतते ही हमारे यहाँ वार्ड्स में बोरवेल ड्रिल कराया, और जो है सो जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ के लिए मैं सामने आकर काम करता हूँ। एवरी डे मैं मंडल प्रजा परिषद में बैठता हूँ, वहाँ पे पेंशन, राशन, शादी मुबारक हो, ज़मीनों का हो, कुछ भी ऐसे सारी चीज़ें, एमआरओ, पुलिस स्टेशन, सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो दिल्ली के, जो आप तक लीडर नहीं पहुँचता, वहाँ मैं पहुँचता हूँ। मैं हर दिन बैठ के अवाम के लिए, ना प्रजा का जो है ना धर्म जात देख कर नहीं, सारी प्रजा मेरी प्रजा है, कोहिर मंडल की सभी जनता मेरी जनता है। एवरीडे मैं बैठकर यहाँ पे उनको टाइम देता हूँ और उनके मसलों को सुनता हूँ, और जिस तरह जो भी काम आ रहा है मैं वो सबसे आगे आके काम करता हूँ और हमेशा काम करने की कोशिश करूँगा। मैं आज एक पोस्ट पे हूँ और कल के दिन भी मैं अगर किसी पोस्ट पे भी ना भी रहा तो मैं हर दिन मैं अवाम के बीच में रहूँगा। और जैसे आप लोग जानते हैं और मैं बताना भी यही चाहूँगा कि हुकूमत से जितने स्कीम आते हैं वो हुकूमत एक वक्त तक उसको काम करने के लिए हुक्म देती है, जब वो काम हो जाते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्टर को बुला के जब हम बात करते हैं, यहाँ की आबादी, बड़ी आबादी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये मंडल को एक अहमियत दी जाती है कोहिर मंडल को, और यहाँ के कोहिर मंडल के लोग ज़्यादा होने की वजह से
जो ना हमारे हॉस्पिटल पे हमेशा रश रहता है, तो वो हॉस्पिटल का काम रुकने का कारण कि बिल्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर सीधा कह रहा है कि बिल्स क्लियर नहीं हो रहे। तो मैं मंत्री साहब और जो है ना एमएलए साहब को भी बताया कि बिल्स की वजह से हॉस्पिटल की तामीरी काम, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, उसी तरह डंपिंग यार्ड है और शाना वाटिका है और जो है सो ड्राई पोर्ट फार्म जो अपना कल्लाल जिसे कहते हैं हम, उनको भी बनाने के बाद बिल्स के लिए इतनी तकलीफ लोग उठाए हैं। जिस तरह जो काम कर रहे हैं सरपंच, जो हमारे मंडल के सरपंचेस हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उसके बिल्स क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगा है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना को यही कहूँगा कि जब आप अगर कोई काम निकाल रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, तो काम को पूरा मुकम्मल होने तक आप वो काम पर निगरानी करें और उसे देखते रहें। क्योंकि काम स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स हाथ छोड़ देते हैं अपना कि काम हो नहीं रहा है, बिल्स क्लियर नहीं हो रहे। और मेरे मंडल के तकरीबन कामों के लिए इसी तरह होता है। तो मैं हर टाइम कहता हूँ चादर उतनी फैलाओ जितने पैर है आपके। तो मैं यही था मेरा हुकूमत से हमेशा, और मैं हर टाइम ये हाउस में कहता हूँ। जी जी हमारा ऑफिस है ना जी, इससे पहले 1 साल के बाद कोविड के इससे पहले जी वो टाइम में हंगामा कर रहे थे पूरे पुलिस साहब बोले, पब्लिक पूरे आ गए जी। वो क्या है रजना, वो हमारे कुहीर मंडल मन्यारपल्ली टांडे के हमारे एसटी भाई जो बुजुर्ग थे, उनको 1.5 से 2 साल तक जो है ना वो ऑफिस के चक्कर लगाए। भाई लगा के जो है सो अपने पासबुक के लिए, पट्टा पासबुक के लिए वो फिरते गए। वो वीआरओ और पटवारी के बीच में ऐसे फिरते फिरते वो 1.5-2 साल लगाने के बाद वो उन्होंने बेचारे एक डिप्रेशन में चले जाके, उनको जो है ना दिल का दौरा आकर वो वहीं इंतकाल कर गए। तो वहाँ हुआ क्या था बोले तो मेरे बड़े भाई XMPP और हमारे कुछ कांग्रेस के हमारे लीडर्स वहाँ ठहर के मुझे कॉल करे कि ऐसा ऐसा हुआ, इमीडिएटली तुम आ जाओ यहाँ पे। तो हमारे टाउन प्रेसिडेंट शमशीर अली साहब भी थे वहीं पे, और मैं उसी टाइम इमीडिएटली वहाँ पहुँचकर मैं देखा कि ये तो नाइंसाफ़ी हुई। जिस देश में किसान को अहमियत दी जाए वो देश महान रहता है। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पहुँच के मैं प्रोटेस्ट करना शुरू करा अगेंस्ट TRS पार्टी, MLA, MP, जाने पूरी रूलिंग पार्टी थी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे अपोजिट था उस वक्त। मेरा एक ही कहना था, जो किसान की बात करेगा देश पे वही राज करेगा। तो मैं किसान के साथ हूँ, उस परिवार के साथ हूँ। तो राजन ना उस टाइम पे मैं वहां पे मजबूर होना पड़ा RDO को आने के लिए, DSP को आने के लिए जहीराबाद से, और मैं उनके गरीब परिवार के लिए 15 लाख की डिमांड करा। और उनकी ज़मीन का पोजीशन कहाँ है, उनको वो ज़मीन का पोजीशन दिलाने के लिए भरपूर मैं कोशिश करा, और मैं उस हद तक कामयाब भी रहा। और मैं तमाम मेरे अभी भी जो है ना मेरे ST बिरादरी मेरे को बहुत पसंद करती है कि मैं अकेला था, मैं सिंगल था। अकेला होते हुए भी मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहाँ पे धरने पे बैठ चुका था, और मैं सक्सेस रहा। वो लोगों की मेरी संपत्ति थी और दुआएं थे। शाकिर अली साहब जी, आपका सोशल वर्क कार्यक्रम बहुत है जी, क्या क्या करे जरा बोलो ना। रजना, सोशल वर्क मैं अपने आप को जो है ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बैंक के कर्मचारी थे SBI, जो पहले SBH था। तो वो लोग जो है सो मेरा डेली का वर्क देखते थे। यानी कोई नया पर्सन आ जाए बैंक को, उसको खाता खुलाना है नया, तो उसको जो है ना वहाँ के जो कैशियर होते थे, अकाउंटेंट होते थे, साहू साहब बोल के थे, वो बोलते थे कि शाकिर साहब से मिलो। जबकि मैं कोई बैंक का कर्मचारी नहीं था। श्योरिटी के लिए एज ए कुछ गारंटी के लिए मुझे दिया जाता था। उस वक्त मुझे बैंक SBI SBH की तरफ से एक टैग मिला था, SSS शाकिर सोशल सर्विस। तो मैं हमेशा ये प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि जो नाम मुझे मिला है मैं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो ना वो कि पिछले लॉकडाउन के अंदर, जो लॉकडाउन लगा था, कोविड का पीरियड चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन,
हमारे यहाँ आम के व्यापारी ज्यादा है, मैंगो फार्मर्स ट्रेडर्स सभी यही हैं, यहीं से निकलते हैं, पूरे इंडिया को ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो वो लोगों के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त मैं उनके साथ खड़ा था। मैं पूरे तेलंगाना के अंदर ये वाहिद मंडल है कुहिर मंडल, वन एंड ओनली, जो मैं यहाँ से उनके लिए पासेस जारी कराया, लेबर पासेस, कटिंग पासेस, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, मुंबई जाने के लिए गाड़ी जैसे DCM जो भी हो, मैंने पासेस जारी करवाया। और मैं भरपूर उन लोगों के, आम वालों के साथ 2 इयर्स, जो 2 लॉकडाउन थे, 2 लॉकडाउन के 2 लॉकडाउन पूरे तेलंगाना के लिए मैं मॉडल कुहिर मंडल को मॉडल पेश करा था कि हम लोग यहाँ से पासेस जारी करा रहे हैं। जैसे हरीश राव साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, वो हॉर्टिकल्चर प्रिंसिपल डायरेक्टर्स वगैरह को डायरेक्ट मेरे पास भेजे। तो मैंने बताया कि मैंगो के लिए, मैंगो ट्रेडर्स, फार्मर्स और जो है ना उनको बिजनेस करने वालों को बड़ी परेशानी हो रही। तो मैं आम वालों के साथ, ये आम के व्यापारी कारोबार का क्षेत्र है हमारा, तो मैं कैबिनेट मीटिंग से पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था यहाँ पे, तेलंगाना कैबिनेट मीटिंग। तो मैंने बताया था MLA MP जो यहाँ के, हमारे यहाँ के थे, आपकी कैबिनेट मीटिंग में आप अपने बताएं कि यहाँ के कारोबारियों, जो बड़ा कारोबार, बड़ा सेक्टर आम का है, तो आम वालों को नजरअंदाज ना करें, इस साल में एक बार आता है। तभी हरीश राव साहब मेरे को कांटेक्ट में आए, मैं बात करा, मैं आम वालों के साथ खड़ा रहा। आम वाले भी बेहद मुझे अजीज समझते हैं, इसलिए कि आप अपोजिशन में होकर पूरे तेलंगाना के लिए आप सबक थे कि आपने आगे आके काम किया, बहुत काबिल था। उसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो लॉकडाउन के अंदर, या कोई मेडिकल में जैसे आपको एडमिट होना था किसी हॉस्पिटल में, किसी की डेड बॉडी वगैरह, ऐसे जो हैदराबाद से यहाँ तक लाने के लिए कोशिश जारी थी। तो मैं कुहिर मंडल में रहकर भी मेरे दोस्त और मित्रों की, जितने मेरे दोस्त लोग हैं, मेरा सर्किल है, उनकी मदद से नियालकल मंडल का वो आखिरी गांव, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा, मैं भी नहीं गया अब तक गांव। रात में 2-3 बजे भी मैं सर्विस दिया। यहाँ तो मैं था ही, मैं हमेशा यहाँ तो हूँ, मैं इसी मिट्टी का हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट रहता यहाँ की काम कुहिर और कुहिर मंडल के लोगों के लिए। लेकिन नियालकल मंडल के लोग भी मुझे कांटेक्ट में आके बता रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, शाकिर साहब हमें आप ऑक्सीजन पहुंचाए। तो रात 2 बजे हो, 1 बजे हो, हर रात में जो है ना उन लोगों के लिए बैठ के ऑक्सीजन का इंतजाम करा रहा था मेरे दोस्त संगारेड्डी के जरिए। तो मैं बिलाशुबा सामने आता गया लॉकडाउन में, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हो, मैं सोशल सर्विस बड़े अजीज समझ रहा था, क्योंकि वक्त हालात बुरे थे, क्योंकि सभी पे गुजरा था वो लॉकडाउन, लोग मर रहे थे। तो उस वक्त मैं तो बिल्कुल आगे था। कोई पेशेंट अगर जो है ना कोविड का रहा, पीछे नहीं हटा मैं। पेशेंट के लिए, पेशेंट अगर कोई मेरे को बुला रहा है तो उस पेशेंट के लिए मैं हॉस्पिटल मैं खुद जा रहा था। यहाँ से उसको एडमिट कहाँ करना है, संगारेड्डी करना है, संगारेड्डी नहीं, कर्नाटक से भी मैं कर्नाटक, यहाँ के मेरे कुहिर मंडल के लोग भी अगर कर्नाटक में भी थे उस वक्त, तो मैं कर्नाटक में भी जो है ना हमारी वहाँ की कर्नाटक कांग्रेस के लोगों को कांटेक्ट में करके उनको यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी ली थी। लेके जो है ना यहाँ हैदराबाद में जेरे इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया उन लोगों का। तो मैं खुल के सामने आया था लॉकडाउन में, मैं अकेला था यहाँ पे, जो भरपूर लोगों के लिए था, चाहे वो राशन हो, कुछ भी हो, जो भी सारी चीजें हो। तो मैं उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि ये वो जो वक्त है, ये वक्त पे खड़ा होना बेहद जरूरी है मेरे लिए। उसी वजह से जनरल बॉडी में मेरी लड़ाई भी हो गई थी इसी सिलसिले में कि लॉकडाउन में जो है ना तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अवाम को, यहाँ की प्रजा को क्या दिया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 5 किलो चावल हमारी तरफ से था, तो फिर हुकूमत तेलंगाना का 1 किलो का कंट्रीब्यूशन रहा। तो उस पे हमारे मुकामी MLA MLC साहब, वो लोग जो है ना मुझसे भड़क गए थे। मैं जनरल बॉडी में कहा था, मैंने कहा था देखिए साहब, आपके यहाँ पहले तो राशन कार्ड नहीं है, ऐसे कई फैमिलीज हैं जिनके अभी तक राशन कार्ड नहीं बने ने, तो
उनका राशन कार्ड नहीं बना, उनको राशन नहीं मिला। पहले तो जिनको राशन है उन्हीं को 1500 रुपए थे वो नहीं मिले, और जिनको मिले हैं उनको तरह बैंक यानी अपने क्या बोलते हैं मी सेवा ऐसी जगह जाकर जो है ना वो पैसे को अपना लेना पड़ा। तो मैं यही बोला था कि तेलंगाना गवर्नमेंट लॉकडाउन के अंदर अपना फेलियर बताने में कोई कसर नहीं रखी, क्योंकि वो रोड पे नहीं आए, मुकामी एमएलए नहीं आए। अब एमएलए ही सर्वा सेवा रहता ना हमारा सबसे बड़ा, मुकामी एमएलए एक दिन बाहर नहीं आए। हम कांग्रेस पार्टी श्री मदन मोहन राव जो कॉन्टेस्ट एमपी है हमारे, जो मदन मोहन ट्रस्ट के जो है ना बानी भी है, ट्रस्टी है, उनकी तरफ से 7 हलके एमएलए 7 एमएलए के हलके में सैनिटाइज किया गया फर्स्ट लॉकडाउन में, जो कि कोहिर मंडल के हर गांव हर विलेज में मैं पहुंच के सैनिटाइज करा। सेकंड फिर लॉकडाउन लगा सेकंड ईयर, उस टाइम पे कॉन्सिडेटर का पहला अमेरिका से कॉन्सिडेटर्स मंगाए के मदन मोहन राव। जीतने वाला मुकामी एमपी बीबी पाटिल कहाँ है, मुकामी एमएलए जहीराबाद के मानिक राव साहब कहाँ हैं? जीत के लोग बाहर तक नहीं आए साहब। अफसोस होता, क्योंकि मैं तो एक वाइस एमपीपी की पोस्ट पे था। मैं जो बड़े लोग मेरे को जो सर्विस दे रहे थे, मैं बिना पॉलिटिक्स के मैं अपनी खिदमत पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहा उस वक्त। मैं आम के व्यापारियों के साथ, मैंगो ट्रेडर्स फार्मर्स के साथ खड़ा रहा, आवाज उठाया, हरीश राव साहब मेरे को रिस्पॉन्ड करे तो मैं बिल्कुल सामने आया, दिया मौका। तो इसी तरह ये लोग रोड पे दिखे नहीं, कहीं ग्राउंड पे थे ही नहीं ये लोग। मैं यही था कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एकदम एक फेलियर कह सकते हैं इसको फर्स्ट, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं आए साहब। लोग मर रहे थे, किसी के घर में मैयत उठ रही थी, कोई दर दर भाग, कोई लोग बाहर आना पसंद नहीं कर रहे थे। वैसे टाइम भी ये नहीं थे, लोग परेशान थे बहुत, और लोगों को खाने के लिए भी बड़ी मुश्किलें थी यहाँ उस टाइम पे। हमसे जो हो सका हम करके कुछ करे, नहीं बताना चाहते हम लोग, लेकिन जो सर्विसेज थे जो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे लोग जो कर रहे थे उसके लिहाज से हम आगे आए। और मेरे दोस्त मित्र जो मेरे संगारेड्डी जहीराबाद हैदराबाद से जो ताल्लुक़ था जिनका, वो लोग मेरे साथ एक अच्छा समझौता करें, जिससे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, या संगारेड्डी हैदराबाद के अंदर इमीडिएटली बेड्स अरेंजमेंट करा रहे थे सब। यहाँ से बैठ के बेड अरेंजमेंट करा रहा था मैं। तो ये ऊपर वाले की और देनी है जो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिस्टर एमएलए को भी उस टाइम पे बेड नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ से फ़ोन लगा रहा था क्योंकि लोग मेरे सर्विस देख रहे थे। ये लोगों की मेरे साथ एक अच्छी आशा है जो मेरे को हर जगह नाकामयाब होने नहीं देती। షాకిరానా మరి ఎట్లా మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గురించి సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి నాకు ముచ్చట మాట్లాడతావే? देखिए ये हुकूमत जो है, मैं सही भाषा में अगर बोलूं, क्लियर कट पे बात बताना चाह रहा हूं मैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। हिंदी की एक कहावत है, तो मैं कहावत में केसीआर को जोड़ना चाहूंगा। ये केसीआर नहीं मदारी है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। अब जो है ना, ये जो भी अपना बोलते हैं कुछ दिनों के बाद इस पर रिएक्ट करते हैं वो, अगर कुछ समझ में नहीं आया, जिस तरह मोदी जी के बारे में जो बोल रहे हैं, 7 साल तक वहाँ पे जो है ना हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर हो, राज्यसभा में हो, सपोर्ट में थे 7 साल तक। 7 साल के बाद नींद हुशार हुई इनकी, हमारे सीएम की। अब जिस तरह अन्ना बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है ये कि वक्फ लैंड का, सबसे बड़ा वक्फ लैंड का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम में मैं असल बात यही है कि वक्फ लैंड है, वक्फ का और जो है ना गवर्नमेंट के बीच में जो भी हो रहा वो अलग बात है, लेकिन जो हुकूमत दावा ठोकती है आके कि हम रैतु बंधु दे दिए, हम रैतु भीमा दे दिए, रैतु बंधु कट हो गया उसका। अब रहा भीमा, वो जो है ऑलरेडी स्कीम के अंदर है वो, और बताता है उसका नाम, लेकिन वो वक्फ आने से उसका रैतु भीमा कट हो जा रहा, और रैतु भीमा कट हो गया। 5 लाख रुपए मिलने के 5 लाख खत्म हो गए।
अब इनका दोहरा चरित्र ये है कि जहां इनका इलेक्शन होता वहां ऐलान हो जाता सेल 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 वाले जैसा। जिस तरह दलिता बंधु लगे थे ना वहां पे हुजूराबाद में, उसी तरह रंडू माफी। यहाँ क्यों नहीं लगे साहब रंडू माफी? यहाँ क्यों नहीं लगे आप दलित बंधु 10 लाख? मेरा क्षेत्र में दलित नहीं है, मेरे जहीराबाद में दलित नहीं है, मेरे वार्ड में दलित है। अब देना था, दलित बंधु है, हम भी आके आके काम करके पकड़ के बोल सकते थे चलो मैं तुम 10 लोगों को दलित बंधु दिला रहा हूं। रंडू माफी क्यों? इनका जहां पे इलेक्शन हो, जहां पे इनका कंची कोटा हो, जहां पे इनको बहुमत मिल सकती, वहां पे ये जो है ना ऐलान करते हैं, स्कीम देते हैं। ये जहीराबाद हो, ये सेक्टर में नहीं ऐलान होता। क्यों? क्योंकि उनको एक मेंटालिटी है कि जहीराबाद कांग्रेस का गड्ढा है, बोल के ये लोगों को मेंटालिटी है कि यहाँ पे जहीराबाद बोल तो कांग्रेस का गड्ढा है, किला है कांग्रेस का बोल के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही कांग्रेस पार्टी हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर एक के घर से इंदिरम्मा स्कीम का ईंट लगा हुआ है। हम फर्क नहीं करे, कांग्रेस सभी को थी। इंदिरम्मा स्कीम जो थी सभी की थी। अब ये एहसान जताते हैं गवर्नमेंट टीआरएस के हम पेंशन्स दे दिए। मेरे पास मंडल प्रजा परिषद में 1.5-2 साल से पेंडिंग पेंशन्स की लिस्ट रखी हुई है। अप्रूवल नहीं आ रहा, सैंक्शन नहीं हो रहा। अच्छा चलो आप पेंशन देने वालों की बात, आप जो पेंशन दे रहे हैं पेट्रोल में आप पैसे निकाल रहे हैं 110 रुपए, डीजल में आप जो है ना पैसे निकाल रहे हैं वो भी 110-105 के आसपास है। महंगाई से आप जो है ना यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको और कर्जे में डुबा दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ अल्फाज की, जिस तरह वो जुमलेबाज है ना ऊपर, ये भी जो है ना उनका छोटा भाई, अल्फाज को बनाना, ये मुसलमानों को खुश करना है, बिरयानी, कुर्बानी, शेरवानी बोलना, वो उधर चले गए कम्युनिटी को खुश करना। इनका काम भी सिर्फ मोदी के जैसा ही है, जब इलेक्शन आता है तभी करते हैं। मैं ये यहाँ से यही कहूँगा कि जितनी ज़मीन वक्फ की आई है यहाँ, वो वक्फ में आने से वो वक्फ का और जो है ना गवर्नमेंट तेलंगाना का जो भी हो, लेकिन उनके ऊपर स्कीम्स जैसे रैतु बीमा हो वो क्लेम नहीं हो पा रहा है, और जिनका इंतकाल हो चुका है, जिसमें कई सारी पार्टी के लोग भी है उसके अंदर। तो मैं यही कहूँगा ये गवर्नमेंट सिर्फ जुमले की सरकार है। ये भी जाकिर भाई अभी 2 साल है आपका? अभी 2-2.5 साल है। इसमें क्या क्या काम हुआ था अली में? अभी जितना काम आता है मैं सारा, और अभी तो काम आना है। अभी तो पिक्चर बाकी है बोले ना, क्योंकि अभी ना इलेक्शन कराने वाले हैं केसीआर साहब, तो अभी काम तो बराबर आने वाले हैं, हर किसी को काम आने वाले हैं लोकल बॉडीज में। तो मेरे स्कूल्स के काम है, कुछ ट्रेन वगैरह है, यहाँ पे रोड के काम है, वह मेरे काम आके भी रुके हुए हैं। और मैं अभी तो स्कूल के काम आए हुए हैं, आंगनवाड़ी स्कूल, गर्ल्स स्कूल वगैरह के काम है, वो अभी जल्द से जल्द मैं उसको मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट में जो काम आने वाले हैं, मैं गवर्नमेंट से तो अच्छी तवक्के रखा था, उम्मीद रखा था कि सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखे थे ये, वो ख्वाब को पूरा होता हुआ मैं भी अपने आंखों से देखना चाह रहा था। लेकिन ये वो बोलते ना बंगारू तेलंगाना, ये मैं बता रहा हूँ कि बंगारू तेलंगाना का बा नहीं लिख सके लोग अब तक, बा। तो मैं क्या उम्मीद रखें इनसे? नहीं भी आ रहा काम, हम ऊपर से लड़के लाएंगे। अब सरकार बदलने ही वाली है, यहाँ पे जहीराबाद में एमएलए कांग्रेस का ही आना है, तो हम अपने एमएलए में जितने काम छूटे आने वाले एमएलए में उसको हम भरपूर आगे आके लोगों में वो काम करेंगे। अब वाली भाई इतने कर बात कर रहा है, चेट के लिए बात कर रहा तुम, आपको डरना नहीं लगता क्या? देखिए अब खोईर में एमपीपी है, वाइस एमपीपी, तुम स्टेट का बात कर रहा पूरे जन्ना। मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं तेलंगाना सीएम से अगर सवाल नहीं रखूंगा, क्या कर्नाटक का सीएम येदियुरप्पा से रखूं सवाल? और मैं क्यों ना रखूं? मेरे को डर किस बात का है? मैं पैदा इसी माहौल में हुआ हूं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं नेता नहीं बेटा हूं।
खुल के मैं सामने आता हूँ, लोगों का भरपूर मेरे साथ ताउन रहता, साथ रहता। मैं हमेशा डरने का, मैं कभी भी अब नहीं डरा, आने वाले वक्त में भी नहीं डरूंगा। मेरा ये है कि आने वाली जनरेशन को भी मैं यही बताऊंगा कि आप काबिल बन के पॉलिटिक्स में आए, आप आके वक्त गुजारी या टाइम पास ना करें। मैं मेरे न्यू जनरेशन को, यूथ को मैं यही कहूंगा कि आप काबिल बने। आप डॉक्टर भी रहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप MBA MCOM जो भी रहे, लेकिन आप पढ़ लिख कर आए इसमें, तो आप यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन, आप अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। और रही बात डरने की, डरना किससे है? क्या यहाँ पे क्या राजपाट थोड़ी है साहब, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर कोई राजा है। पटेल पटवारी का दौर चला गया और मैं हमेशा आंखों में आंखें डालकर जो भी काम होगा, MLA हो, MP हो, MLC हो, मंत्री हो, खुल के बोलूंगा, क्योंकि ये ताकत मुझे मेरी प्रजा, मेरी अवाम ने दी है। मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा आखिरी तक, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जो भी मसला हो, कोहीर और कोहीर मंडल की एक भी व्यक्ति के लिए जब मेरा वक्त आ जाए, अगर 100 इंसानों के लिए, कि डरना डराना तो है नहीं। और जिस तरह ये गवर्नमेंट डरा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बाहर बात करने आ जाए, अरेस्ट करा रहे हैं, कोई बेरोजगारी पे बात करे, महंगाई पे बात करे, ये पुलिस प्रशासन को आगे रखकर ये लोग अरेस्ट कराकर जो ना प्रोटेस्ट भी करने नहीं दे रहे। तो मैं जहीराबाद हो, कोहीर मंडल हो, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हो, मैं अपनी आवाज़ जहाँ तक जाती मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और लोग मुझे इस बात से भी चाहते हैं कि कोई ना कोई है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपोजिशन में कोई बोल रहा है। 100 लोगों के हक की आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई मेरे अपोजिट पार्टी के मित्र अगर नाराज़ होते हैं तो मैं परवाह नहीं करूँगा, मगर वो 2 लोगों को नहीं देखूंगा, मैं 100 लोगों को देखूंगा जिनकी हक की आवाज़ में बनता हूँ। मैं प्रजा सेवा में बिलीव रखता हूँ, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। भैया अच्छा बात कर दिया। जी। हमको थोड़ा टिफिन के लिए तो दूर जाना ना जी, पटना जाना है अब। बिल्कुल जाको तो फिर चलिए ना, आप आए हैदराबाद से यहाँ आए कोहीर में, है ना, मैं फिर एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, मौका दिए। इस मौके को जो है सो लोग सुने और समझने की कोशिश करें कि आज हम मिले क्यों। बिल्कुल आप आए हमारे यहाँ, खाना क्या चीज़ है, नाश्ता क्या चीज़ है, जान दे देने के लिए तैयार है। हम तो प्रजा दरबारी लगाए हैं सेवा के लिए, ये सेवा हमेशा रहेंगी। ऐसे जो सेवा करके चलना। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी का सिद्धांत भी यही है, एकता और अखंडता कांग्रेस पार्टी की। तो हम इस स्लोगन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कोहीर पधारे और हमारे घर में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।